हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है डिटेल में। ओके, सो मीन्स the degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in the price of such commodity. Degree of responsiveness, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। किसके बीच में? डिमांड और प्राइस के बीच में। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि जब प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। ओके, उसे हम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कहेंगे। एंड डिग्रीज क्या होंगी, वो डिग्री अभी हम आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंट काइंड्स की डिग्री होती है। ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें क्या याद रखना है? प्राइस एंड डिमांड, इन दोनों के बीच की डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, establishes a quantitative relationship between quantity demanded of a commodity and its price, other factors remaining constant. ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है स्टूडेंट्स। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस में 10% का इंक्रीज हो रहा है तो वो हमें बताएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताएगी कि जो आपकी डिमांड है उसमें कितने परसेंट का फॉल होगा। राइट, क्वांटिटेटिव मतलब वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगी कि आपकी डिमांड कितने से फॉल होगी। ओके, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्या देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता, बिकॉज वो नहीं बताता कि प्राइस में कितना चेंज होगा तो उससे डिमांड में कितना चेंज होगा, वो प्रपोर्शन नहीं बताता था हमें। एंड जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें क्या बताएगा? प्रपोर्शन बताएगा कि अगर आपके प्राइस में इतना चेंज है तो आपकी डिमांड इतनी चेंज होगी, इसलिए इसे क्वांटिटेटिव कहा गया है। ओके, हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, लार्ज इज द इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। जितनी हायर वैल्यू होगी हमारी इलास्टिसिटी की, उतना ज़्यादा हमें दिखेगा कि हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक है। डिमांड इलास्टिक है का मतलब क्या होगा कि अगर आपकी जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी डिमांड बहुत हाईली इलास्टिक है तो उसका मतलब क्या होगा? जो आपकी डिमांड होगी वो 20% से या 30% से डिक्रीज होगी। ओके, और अगर वो जो आपकी डिमांड है वो लेस इलास्टिक है तो क्या होगा? वो अगर आप ये हाई इलास्टिक का हो गया, अगर आपकी डिमांड लेस इलास्टिक है तो उसका क्या मतलब होगा कि आपकी जो डिमांड है वो 5% से कम हो रही है, या फिर अगर एक कांस्टेंट होगा कि जितनी प्राइस बढ़ती है उतनी कम होती है तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10% से कम होगी। ये एक डिफरेंट डिग्रीज है स्टूडेंट, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। ये सारे वर्ड्स अभी आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे बिकॉज आपको पता नहीं है ये होता क्या है। ये क्या होते हैं ये हम देखेंगे अभी जब हम आगे बढ़ते जाएंगे कि ये सारी चीजें क्या होती है। बट हमें क्या पता होना चाहिए कि जितनी ज्यादा हमारी इलास्टिसिटी होगी उसका मतलब कि उतनी ज्यादा हमारी डिमांड रिस्पॉन्ड करती है प्राइस के चेंज पे। हायर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, हायर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, मतलब कि जितनी हाई वैल्यू होगी हमारी इलास्टिसिटी की, उतना ज्यादा इफेक्ट होगा हमारा प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड पर। फाइन, नाउ मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, 3 अलग अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। फाइन, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक मेथड। जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड होता है वो ये होता है
परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। ओके, एंड जो सबसे कम यूज, मतलब सबसे कम इन दी सेंस आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे कम जिस मेथड का यूज होता है वो है ज्योमेट्रिक मेथड। हम ज्योमेट्रिक मेथड के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। हम टोटल आउटले मेथड एंड परसेंटेज मेथड के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। एंड ज्योमेट्रिक मेथड को हम सिर्फ समझेंगे कि वो होता क्या है, बाकी हम इसके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज इसके न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ओके, एंड जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जिस चीज़ के न्यूमेरिकल्स वो होते हैं परसेंटेज मेथड के, और जो सबसे कॉमन मेथड होता है वो भी परसेंटेज मेथड ही होता है। ओके, सो अब हम समझते हैं कि ये तीनों मेथड्स क्या होते हैं। परसेंटेज मेथड, elasticity is measured as the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in the price। परसेंटेज मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेना है न्यूमरेटर में, एंड जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो हमें लेना है डिनोमिनेटर में। ओके, यहाँ पे हम प्राइस क्यों लेंगे, बिकॉज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, इसलिए हम प्राइस लेंगे डिनोमिनेटर में। ओके, यहाँ पे जो अदर फैक्टर्स होते हैं जिससे डिमांड डिटरमाइन की जाती है वो सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। ओके, सो अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखते हैं हम। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है ये। जो हमारी क्वांटिटी चेंज होती है वो हम लेंगे न्यूमरेटर में, एंड जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी है वो हम लेंगे डिनोमिनेटर में इनटू 100। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि पहले जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो थी 100, एंड अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 50। ओके, ये इनिशियल है, ये आपकी न्यू है, तो हमें क्या लेना है, चेंज इन क्वांटिटी। कितना चेंज हो रहा है, 100 एंड 150, 50 यूनिट्स का चेंज हो रहा है। सो 50 हम न्यूमरेटर में लेंगे, एंड इनिशियल क्वांटिटी कौन सी है, 100 मेरी इनिशियल क्वांटिटी है, राइट। तो 100 मैं लूंगी डिनोमिनेटर में इनटू 100, तो ये कितना हुआ, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना निकला, 50%। ठीक, तो ये ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, देन सेम वे में हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। जो चेंज होगा प्राइस में अपॉन ओरिजिनल प्राइस, सॉरी ये गलती से गलत लिखा गया है, इसे आप ओरिजिनल प्राइस माने प्लीज स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी नहीं होगा, ये ओरिजिनल प्राइस होगा। सो चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ओके, एंड जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसका क्या फॉर्मूला होगा, Q1 माइनस Q। ये जो हमने देखा 100 एंड 150, इन दोनों का हमने माइनस ही किया था, तब वो चेंज इन क्वांटिटी निकला था हमारा। सो 100 माइनस 50 हमें माइनस 50 देगा। ये जो माइनस 50 देगा स्टूडेंट्स, इसमें आप ये जो माइनस का साइन है इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज हम इलास्टिसिटी में माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। ओके, एंड सेम वे में जो हमारा चेंज इन प्राइस है वो निकलेगा P1 माइनस P, जो हमारा न्यू प्राइस है माइनस हमारा इनिशियल प्राइस। ओके, प्रोपोर्शनेट मेथड, सो स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनेट मेथड एंड परसेंटेज मेथड सेम ही होते हैं, बस वो एक डिफरेंट वे में बोल दिया है उन्होंने। यहाँ पर जो हमने देखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे, चेंज इन Q अपॉन Q इंटू 100 करके एंड चेंज इन P अपॉन P इंटू 100 करके। ओके, सो क्या होगा, चेंज इन Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन चेंज इन P इंटू P इंटू चेंज इन P अपॉन P इंटू 100। ओके, सो ये क्या है, ये चीज हमें क्या बता रही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड ये हमें बता रही है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फाइन, सो ये वही चीज है, बस उसे हमने टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं लिख के हमने उसे इस फॉर्म में लिख दिया है। ओके, सो ये जब 100 एंड 100 कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा चेंज इन Q अपॉन Q
अपॉन में चेंज इन पी अपॉन पी। ओके, जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू, राइट। ये कुछ इक्वेशन ऐसी आएगी हमारे पास एंड इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब Q क्या है स्टूडेंट्स, Q है इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, जो पहले आपकी जो डिमांड है वो इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन Q, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना चेंज हो रहा है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में। ओके, देन चेंज इन P, चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज हो रहा है, इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस है वो होगा। देन P इज इनिशियल प्राइस, आपका जो इनिशियल प्राइस है उसे हम P बोलेंगे, दैट इज P। P1 इज न्यू प्राइस। P1 का क्या यूज है स्टूडेंट्स, ये जो चेंज इन P है उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, P1 माइनस P, एंड चेंज इन Q को निकालने के लिए हमें चाहिए Q1 माइनस Q। ओके, सो P1 हो गया हमारा न्यू प्राइस एंड Q1 है हमारी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो चेंज इन Q निकलेगा Q1 इंटू Q, न्यू माइनस इनिशियल, एंड प्राइस में कैसे निकलेगा, न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। ओके, सो हमें जो याद रखना है वो क्या है, ये चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q, ये हमारा एक फॉर्मूला है। ओके, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी दिया हुआ है तो हम यही यूज करेंगे, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। हम पहले परसेंटेज निकालेंगे देन उसको पुट करेंगे, इससे अच्छा है हमने परसेंटेज नहीं निकाला, हमने डायरेक्ट जो हमारे पास नंबर्स थे उसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे और हमारा जो इलास्टिसिटी है वो निकल गई। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ED है ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड का। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 5 यूनिट्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम ₹10 टू ₹8। सो अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें दी हुई है Q, राइट। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 5 यूनिट्स, मतलब कि जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 4 यूनिट्स। ओके, हमारी न्यू कितनी होगी, Q1 कितनी होगी हमारी, 5 यूनिट्स। ओके, देन हमें प्राइस दिया हुआ है, प्राइस फॉल हो रहा है 10 रुपीज से 8 रुपीज पर, मतलब कि जो हमारा इनिशियल प्राइस था वो 10 रुपीज था और अब जो हमारा न्यू प्राइस है वो कितना है, 8 रुपीज है। फाइन, अब हमें क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। ऑलराइट, ये हमारा फॉर्मूला है। P और Q हमें पता है, P है 10, Q है 4। चेंज इन Q कैसे निकालेंगे हम, चेंज इन Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q। ये फॉर्मूला भी हमें पता है कि चेंज इन Q कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q से। Q1 क्या है हमारे पास, 5 है एंड Q क्या है हमारे पास, 4 है। सो क्या हो गया हमारा 1। सो हमारा चेंज इन Q कितना निकला, 1 निकला। एंड चेंज इन P को कैसे निकालेंगे हम, चेंज इन P क्या होता है, P1 माइनस P। सो इज इक्वल्स टू में क्या डालेंगे, P1 कितना है, P1 है हमारा 8 एंड P है हमारा 10। सो ये हुआ हमारा -2। ऑलराइट, हमारा P चेंज इन P निकला -2। सो अब हम इस चीज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। चेंज इन Q अपना निकला है 1, चेंज इन P अपना निकला है -2 इंटू P। P क्या है स्टूडेंट्स, 10। सो P आ गया 10 अपॉन Q, Q इज व्हाट, 4। ऑलराइट, Q आ गया हमारा 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, (1.25) और ये नेगेटिव है सो माइनस। ऑलराइट, -1.25। अब स्टूडेंट्स जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो माइनस में ही आता है।
ये माइनस में ही आएगा आपका जो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करोगे उसमें। ये माइनस क्यों आएगा स्टूडेंट्स? ये जो माइनस है ये क्यों आएगा? ये माइनस आएगा बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, राइट। इनवर्स रिलेशनशिप के कारण आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। ऑलराइट, अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, मतलब कि हो सकता है ये माइनस का में आ जाए, और अगर ये इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड तो आपका क्या होगा, प्राइस नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसके कारण जो ईडी होता है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो हमेशा नेगेटिव में आता है। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ये जो नेगेटिव साइन है इस पे ध्यान नहीं देना है, ये नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करेंगे, ओके। अगर अभी मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो नंबर है, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई है हमारे पास 1.25 माइनस 1.25, ये 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आप इस इक्वेशन को देख के बोलोगे तो आप बोलोगे कि ये 1 से कम है, बट हमें ये चीज इग्नोर करनी है। हम इस ये जो 1 है इसको इग्नोर करेंगे, ओके। और हम क्या मानेंगे कि ये जो 1.25 निकली है ये हमारी 1 से ज्यादा है। ऑलराइट, ये 1 से ज्यादा है मतलब कि ये 1 से बड़ी है, हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज्यादा है, इस माइनस को हमें इग्नोर करना है। फाइन। नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम थोड़ा सा और सॉल्व करके देखते हैं। When price rises from ₹8 to ₹10, the demand falls from 5 units to 4 units. Now elasticity of demand will be, यहाँ पर भी हमें प्राइस, इनिशियल प्राइस दिया है, न्यू प्राइस दिया है, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है एंड न्यू क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है, ओके। अब हमें सॉल्व करना है उसे। सो हम क्या देखेंगे, पहले हमारा जो इनिशियल प्राइस है वो कितना है, 8 to 10 गया, मतलब इनिशियल प्राइस 8 है, P1 कितना होगा, न्यू प्राइस 10 होगा। देन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5 से 4 गई है, सो जो हमारा Q होगा वो 5 होगा एंड जो Q1 होगा वो 4 होगा, ओके। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम चेंज इन P निकाल लेंगे। चेंज इन P होता है P1 माइनस P, सो P1 कितना है, 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 एंड चेंज इन Q कितना होगा हमारा, 4 माइनस 5 दैट इज -1, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो माइनस में आ गई है। क्यों? क्योंकि वो फॉल हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q, ये हमारा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का, राइट। सो अब हम इसे, ये जो हमारे जो नंबर्स निकले हैं हम उसे पुट कर देंगे उस साइड। सो चेंज इन Q कितना निकला हमारा, -1 अपॉन चेंज इन P कितना निकला, 2 इंटू जो हमारा इनिशियल प्राइस है वो कितना है, 8 एंड जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी है वो कितनी है, 5। सो ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.8 नेगेटिव, राइट, माइनस में आएगा -0.8। ऑलराइट, ये -0.8 आया। अब आप ये बताओ ये 1 से छोटा है या बड़ा है, आप इसे किसी भी टर्म्स में देखो, माइनस में देखो या प्लस में देखो, ये 1 से छोटा है। बट जब आप इस चीज का कंपैरिजन करोगे, अगर मैं ये बोलूं -1.25 एंड -0.8 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे कि जो -1.25 है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो हमें माइनस साइन है वो इग्नोर करना है, किस केस में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने में। जो हमारा माइनस साइन है उसे हम इग्नोर करेंगे एंड हम सिर्फ जो एब्सोल्यूट टर्म्स है हमारे उसे देखेंगे, 1.25 एंड 0.8, मतलब कि जो 1.25 है वो मेरा बड़ा नंबर है। ऑलराइट,
सो वो था एक परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स देखे, हम और आगे जब करेंगे अभी तो हम पूरे न्यूमेरिकल्स अच्छे से करेंगे कि उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब हम सेकेंड वाला टाइप देखते हैं, हमारा मेथड देखते हैं, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, ये क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कि कुछ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा, एंड टोटल आउटले का मतलब भी वही होता है, कुछ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। Elasticity of demand can be measured in terms of changes in total expenditure due to change in the price of the commodity. Elasticity of demand कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होना किसके कारण? प्राइस ऑफ द कमोडिटी के कारण। एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा? हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी को खरीदने में, मतलब कि हम कितनी यूनिट्स खरीद रहे हैं कमोडिटी की किस प्राइस पर, वो बताता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, सो TE इज इक्वल्स टू P इंटू क्यू। TE क्या होता है स्टूडेंट्स? टोटल एक्सपेंडिचर, P होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड Q होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। और ये चीज हमें पता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, राइट? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, TE इज इक्वल्स टू P इंटू क्यू, राइट? इस फॉर्मूले से हम अपना टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। हमारे पास प्राइस दिया हुआ है एंड टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होगा? हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें तो हमें क्या चाहिए होता है? Q, राइट? क्वांटिटी डिमांडेड की नीड होती है, हम टोटल एक्सपेंडिचर से कैसे निकालेंगे? हमारा जो फॉर्मूला है ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। ऑलराइट, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर तो कहीं पर भी नहीं है, बट हमें टोटल एक्सपेंडिचर के थ्रू निकालना है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले हम क्या करेंगे? हम पहले अपनी क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे। ऑलराइट, हमारे पास प्राइस है एंड टोटल एक्सपेंडिचर है। कैसे निकालना है ये आई गेस आप सभी को पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं पहले भी, तो आप सभी को पता होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को एक समरी दे देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है Q इंटू P। हमारे पास P है, टोटल एक्सपेंडिचर है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें Q निकालना है। सो Q क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस इज इक्वल्स टू Q। ऑलराइट, ऐसे करके हमारा Q निकलेगा। सो मैं एक और कॉलम बना रही हूँ इसके साइड में, किस चीज का? क्वांटिटी डिमांडेड का। ऑलराइट, सो जब प्राइस 5 है एंड टोटल एक्सपेंडिचर 500 है तो कितनी डिमांड होगी? 100 डिमांड होगी, ठीक? तब 100 डिमांड होगी। जब प्राइस 6 है एंड 420 टोटल एक्सपेंडिचर है तो क्या कैलकुलेट कैसे करेंगे? 420 अपॉन 6। ऑलराइट, इसका मतलब 70 यूनिट्स की डिमांड होगी जब प्राइस इंक्रीज हो गया और वो 6 पर चला गया। ऑलराइट, तो ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड निकल गई। अब हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड निकल गई है तो अब हम उससे हमारा ED निकाल सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें चेंज इन Q चाहिए। चेंज इन Q कितना हुआ? ये हमारा Q है एंड ये हमारा Q1 है। इनिशियल प्राइस 100 है एंड जो इनिशियल क्वांटिटी 100 है एंड जो न्यू क्वांटिटी है वो 70 है। सो चेंज इन Q कितना होगा? 30 यूनिट्स एंड चेंज इन P कितना होगा? इनिशियल प्राइस 5 है एंड जो न्यू प्राइस है वो 6 है, मतलब कि माइनस हो रहा है, -1, राइट? प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो नेगेटिव में चला गया। सो चेंज इन Q हो गया, चेंज इन P हो गया। P क्या है हमारा? P है हमारा 5, जो इनिशियल क्वांटिटी है वो है 5 एंड Q क्या है? Q है हमारा 100, इनिशियल क्वांटिटी हमारी 100 है। ऑलराइट, सो चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q, इसे हम सॉल्व करते हैं। चेंज इन Q कितना निकला है? 30, चेंज इन P कितना निकला है? -1 इंटू P 5 अपॉन Q 100।
राइट, ये आया हमारा, इसे हम सॉल्व कर देंगे। ये निकली मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, -1.5। स्टूडेंट्स हमें एक चीज याद रखनी है कि हम जो ये नेगेटिव साइन है उसे इग्नोर कर रहे हैं ये देखने के लिए कि इलास्टिसिटी कितनी है, बट जब आप एग्जाम्स में सॉल्व करके आएंगे ये क्वेश्चन को तो आपको ऐसे ही लिखना है, ED इज इक्वल्स टू -1.5। ये जो माइनस साइन है उसे आप लिखकर आएंगे, ओके। ऐसे नहीं करना है कि आपको उसको इग्नोर करना है तो आप सिर्फ लिख के आ गए 1.5। ये अगर आप 1.5 लिख के आएंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको -1.5 लिखकर आना है, ओके। सो जब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड निकाल ली। या फिर ये हो सकता था कि डिमांड दी होती, टोटल एक्सपेंडिचर दिया होता है एंड प्राइस हम कैलकुलेट कर लेते, ओके। देन हमने ये सारे वेरिएबल्स निकाल लिए, चेंज इन क्यू, चेंज इन पी, पी एंड क्यू सब निकाल लिया एंड उसे इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, ओके। आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को। नाउ ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है, सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मार्शल। जो प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया था ज्योमेट्रिक मेथड, यूज टू मेजर इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व पर एक पॉइंट पर डिफाइन की जाती है, मेजर की जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। मतलब कि एक ग्राफ है, ऑलराइट, ये एक डिमांड कर्व है हमारे पास और ये जो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारी क्या हो रही है, ED फाइंड आउट मेजर की जा रही है, ऑलराइट। यहाँ पे हमारी ED मेजर की जा रही है, मतलब कि ये एक डिमांड कर्व के एक पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा इसमें, लोअर सेगमेंट, ये जो लोअर सेगमेंट है अपॉन अपर सेगमेंट, ऑलराइट। इस लोअर सेगमेंट के अपॉन में हम डालेंगे अपने अपर सेगमेंट को। तो इस वे में हम अपनी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं अंडर ज्योमेट्रिक मेथड, फाइन। ज्योमेट्रिक मेथड को हम ग्राफिकल मेथड, पॉइंट मेथड या फिर आर्क मेथड भी कहते हैं। ग्राफिकल मेथड बिकॉज हमने देखा कि वो एक ग्राफ से हम निकालते हैं, जो डिमांड कर्व का ग्राफ होता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं हमारा ज्योमेट्रिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ऑलराइट। एंड ऑल्सो नोन एज पॉइंट मेथड। जो पॉइंट, इसे पॉइंट मेथड भी कहते हैं बिकॉज ये एक पॉइंट से हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और आर्क मेथड, ओके। सो स्टूडेंट्स ये था कि क्या डिफरेंट टाइप्स की होती है हमारी मेथड्स होती है कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हमने देखा कि जो हमारी जो इनिशियल वाली होती है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन टोटल एक्सपेंडिचर वाली मेथड से भी हमने देखा कि उससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ज्योमेट्रिक मेथड को हमें ज़्यादा समझने की नीड है नहीं, उसका हमने सिर्फ एक समझ लिया कि वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। वो एक डिमांड कर्व से कैलकुलेट की जाती है, उसके लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को डिवाइड करके, एंड वो एक पॉइंट से कैलकुलेट की जाती है, ओके। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, क्या डिफरेंट डिग्रीज होती हैं और वो कैसे डिफाइन करती है कि हमारी डिमांड कितनी रिस्पॉन्ड कर रही है प्राइस के कंपैरिजन में, ओके। और इस वीडियो के नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।